हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। गुरुदत्त साहब उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जिन्होंने बतौर नायक, डायरेक्टर और निर्माता के रूप में हिंदी सिनेमा जगत में एक नया अध्याय लिखा। महज 8 फिल्मों का डायरेक्शन, 1 फिल्म का निर्माण और 10 के करीब फिल्मों में बतौर नायक काम किया, जिसमें भी ज़्यादातर अपने ही निर्देशन की फिल्में थी। इतना कम समय में ही इतनी पॉपुलैरिटी कमाना कि उनकी फिल्में फ्रांस, जर्मनी और जापान में अपने झंडे गाड़ देती थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन आज हम उनके पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मी जीवन के बारे में नहीं, बल्कि उनकी मौत से पहले की उस मनहूस रात की कुछ घंटों की बात करेंगे। 39 साल की अल्प आयु में मृत्यु, और वो भी स्वाभाविक नहीं, ये तो फिल्म जगत के लिए शॉकिंग ही थी। आखिर उनके मौत का क्या है रहस्य और क्या है सच्चाई? क्या गुरुदत्त साहब ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी? अपनी पत्नी से फोन पर ऐसी क्या बात हुई थी कि वे डिप्रेस हो गए थे? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों, गुरुदत्त साहब की मौत वाली रात की बात करने से पहले उनकी पिछली जिंदगी के बारे में बात करना भी जरूरी है। दरअसल गुरुदत्त जी का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनके पिता का नाम शिवशंकर राव पादुकोण और माता का नाम बसंती पादुकोण था। पिता शुरुआत के दिनों में स्कूल में अध्यापक थे, बाद में बैंक में मुलाजिम हो गए। माता पिता के बीच की तनाव और आर्थिक तंगी के कारण गुरुदत्त की शिक्षा ज्यादा नहीं हो पाई। गुरुदत्त शुरुआती दौर में कोलकाता चले गए और वहां पर उन्होंने लीवर ब्रदर्स कारखाने पर बतौर टेलीफोन ऑपरेटर काम किया। कुछ दिन बाद वे पुणे चले गए। वहीं पर उन्होंने प्रभात स्टूडियो में उनके चाचा के रिकमेंडेशन पर 3 साल के अनुबंध पर बतौर कोरियोग्राफर काम करने लगे। वहीं उनकी मुलाकात अभिनेता रहमान और देवानंद से हुई। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। ये किस्से के बारे में जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, जो देवानंद की जीवनी पर है। यहीं पर वे 1946 में हम एक हैं फिल्म से पर्दे पर नजर आए। उनकी बतौर अभिनेता प्रमुख फिल्में रहीं हम एक हैं, आर पार, प्यासा, कागज के फूल और काला बाजार। उन्होंने 1951 में फिल्म बाजी से निर्देशन का काम शुरू किया, जो देवानंद की नई कंपनी नवकेतन के बैनर तले थी। उन्होंने बाजी, जाल, मिस्टर एंड मिसेज 55, प्यासा और कागज के फूल जैसे फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1953 में गीता दत्त से शादी कर ली। उनके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटे और 1 बेटी। कुछ दिन तक तो ये शादी ठीक चली, पर 4 साल के बाद शादी टूटने के कगार पर थी। अतः गीता दत्त कुछ दिनों बाद घर छोड़कर चली गईं। अब बात करते हैं उस रात की कि उस रात क्या हुआ था। 9 अक्टूबर 1964 की शाम फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के डिस्कशन के लिए अबरार अलवी गुरुदत्त के यहाँ पहुंचे। वहां पहुंचने पर अलवी साहब ने देखा कि गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे और चेहरे पर तनाव साफ जाहिर हो रहे थे। अबरार अलवी ने जब इस बारे में गुरुदत्त के सहायक रतन से पूछा तो पता चला कि गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी परेशान थे। जब भी दोनों की बात फोन पर होती थी तो झगड़ा ही होता था। फोन पर बात करने के बाद उनके चेहरे पर तनाव और गुस्सा बढ़ जाता था। गीता ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। अबरार अलवी ने अपनी किताब में बताया है कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले, नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पेग पीने की इच्छा जताई और खाना नहीं खाया। फिर फिल्म का लेखन काम करने के बाद वे सोना चाहते थे, अतः लगभग 1 बजे अपने कमरे में चले गए। 3 बजे के करीब गुरुदत्त ने अपने सहायक से पूछा कि अबरार कहाँ है। इस पर रतन ने कहा कि वे स्क्रिप्ट देकर चले गए। तब गुरुदत्त ने कहा, विस्की लाओ। इस पर रतन ने कहा, विस्की नहीं है। इस पर गुरुदत्त नहीं माने और बोतल उठाई और अपने कमरे में चले गए। इसके बाद वे सुबह नहीं उठे। उनका डॉक्टर 8 बजे जब पहुंचा
तो वो गुरुदत्त को सोया हुआ समझकर नहीं उठाया और चला गया। इस दौरान गीता दत्त गुरुदत्त साहब को लगातार फोन करती रही। जब 11 बजे तक गुरुदत्त नहीं उठे तो गीता ने रतन से कहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, दरवाजा तोड़ दे। रतन ने दरवाजा तोड़कर देखा तो गुरुदत्त लेटे हुए थे। अबरार बताते हैं कि जब वे उनके यहाँ आर्क रॉयल पहुँचे तो उन्होंने गुरुदत्त को सोते पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी पर गुलाबी रंग का तरल पदार्थ भी था। उनके मुंह से निकल गया, ये मृत्यु नहीं आत्महत्या है। हालांकि इस बात का खंडन उनके पुत्र अरुण ने किया था। उनका कहना था कि पिताजी को नींद की गोलियां लेने की आदत थी। उस रात दवा के ओवरडोज की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई थी। इस बात की पुष्टि उनके भाई देवीदत्त भी करते हैं कि भाई साहब ने उस रात अबरार के साथ ज्यादा शराब पीने और गोलियों के ओवरडोज के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी। अतः अबरार की थ्योरी से लगता है कि यह आत्महत्या थी, पर उनके परिवार के बयान से यह शराब और दवाइयों के ओवरडोज के कारण हुई मौत थी। इस तरह आज 59 साल के बाद भी ये रहस्य ही बना हुआ है कि गुरुदत्त की मौत स्वाभाविक थी या आत्महत्या। खैर कुछ भी हो, पर गुरुदत्त जैसे प्रतिभा का इतनी जल्दी दुनिया छोड़ना उस समय सिनेमा जगत को स्तब्ध कर गया। आज गुरुदत्त साहब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी कृतियों के वजह से वे हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों में रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।